गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बेटा? यस यस सर। सर। आज बच्चे कम कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। अरे भाई साहिल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। संसद भवन थोड़ी है कि नहीं? ये चैट बॉक्स बंद रखा करो आप। चैट बॉक्स यूज नहीं करना आपको, केवल क्वेश्चन के अलावा, ठीक है ना? ये हैंड चेक वगैरह, हैंड राइज वगैरह ये नहीं चलेगा। चैट बॉक्स का यूज आप केवल क्वेश्चन के लिए करेंगे, ठीक है? चलो, आज एक सवाल है, आपातकाल के आर्थिक कारण स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन लिखो, आपातकाल के आर्थिक कारणों को स्पष्ट कीजिए। 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 देखो, इसके आधे कारण तो अपन ने पहले ही तय कर लिए थे, है ना? पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप बनाए, क्वेश्चन तो देख ही लिया आपने। इसको ध्यान रखना है, बोर्ड में आने के चांसेस बहुत जबरदस्त बनेंगे, क्योंकि ये सेपरेट इंडिविजुअल टॉपिक दे रखा है अपने कि आपातकाल के आर्थिक कारण कौन कौन से थे, फाइनेंशियल सिस्टम क्या था या फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या थी इमरजेंसी की। तो देखो, पहला तो था गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा आप एक बार देख लें, फिर सबकी डिटेल अपन पढ़ लेंगे। बेरोजगारी में बढ़ोतरी, बेरोजगारी में बढ़ोतरी, कर्मचारियों के वेतन में कटौती, अमेरिका द्वारा सहायता बंद करना, तेल व खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि, अकाल या पैदावार में कमी, या पैदावार में कमी, शरणार्थियों की समस्या, युद्ध में भारी खर्च, रुपए का अवमूल्यन, उत्पादन में बढ़ोतरी ना होना, इतने तो आप नोट डाउन करें, मैं देखता हूं क्या रह गया। बस यही है बेटा, ये लिख लिया क्या?
नो सर। तो आप क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे फिर? जब बोर्ड में आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, तो फिर कैसे हल करोगे? आपकी किताब में तो 4 ही लाइनें दे रखी हैं, है कि नहीं? जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि बोर्ड आपसे पूछेगा, तो फिर आपको देखना चाहिए ना। चलो एक एक बात अपन डिस्कस करते हैं, इसकी डिटेल आपको करनी है। जो बिंदु समझ में नहीं आए वो अभी मुझसे वापस पूछना है। सवाल क्या है? आपातकाल के आर्थिक कारणों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया? निकिता समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। देखो 2 सवाल बने। पहला तो सामान्य पूछेगा कि आपातकाल के कारण, तो इसमें आप और कारण जोड़ सकते हो। ये नहीं कह सकते कि हम आपातकाल के कारण ये नहीं थे, बिल्कुल थे, लेकिन ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल कारण है। कौन से कारण है? आर्थिक कारण है। बाकी आप देखो, इंदिरा जी का चुनाव आ जाएगा, राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी, बहुत सारे विपक्षियों का आ जाएगा, संपूर्ण क्रांति आ जाएगी, है ना, गुजरात बिहार के मोरारजी जेपी के आंदोलन आ जाएंगे। आए थे कि नहीं आए थे? तो 2 प्रकार के कारण हमारे पास हो गया आपातकाल के। पहले तो कौन से? सामान्य। पहले तो कौन से? सामान्य। सामान्य में और क्या जुड़ जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा इनमें? एक तो जेपी और मोरारजी के आंदोलन। मोरारजी तो कहाँ के थे बताओ भाई? गुजरात के। गुजरात के। और जेपी? बिहार के। बिहार। बिहार। ठीक है। एक आ जाएगा राजनारायण वाला मामला। कौन था राजनारायण? 1971 के चुनाव में खड़े हुए थे ना। हाँ, किसके विरुद्ध लड़े विपक्षी थे? पार्टी इंदिरा गांधी के। वेरी गुड। एक संपूर्ण क्रांति वाला मामला भी आ जाएगा। कौन लेकर आया था? जयप्रकाश नारायण। हाँ, समग्र क्रांति, है ना। ऐसे 4-5 मामले और जुड़ जाएंगे, तो ये किसके कारण बन जाएंगे? सामान्य के। ये प्लस ये दोनों मिल जाएंगे, तो आपातकाल के कौन से कारण का आंसर हो गया? सामान्य कारणों का। कौन से का? और अगर मैं इनको हटा देता हूं और केवल इन्हीं की बात करता हूं, तो क्वेश्चन का आंसर कौन से का आएगा? आपातकाल के आर्थिक कारणों को स्पष्ट कीजिए। कौन सा? आपातकाल के आर्थिक कारण। बहुत ध्यान से एक चीज देखनी है, बड़ा सवाल आपसे पूछा जाएगा, डिटेल आपको करनी है। देखो, गरीबी हटाओ का नारा, ये आर्थिक कारण कैसे बना? आप जानते हैं गरीबी फाइनेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा जी ने ये सोच कर दिया था कि मैं एक सामान्य जनमानस के जीवन को अच्छा कर दूंगी, गरीबी को यदि मैं हटा देती हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अब एक बात ये ध्यान रखना, समाजवाद क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था, समाज के गरीब तबके को सामान्य विचारधारा में शामिल करने को समाजवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज के गरीब पिछड़े वर्ग को किसमें शामिल करना है? सामान्य में। ऐसी व्यवस्थाएं करनी है कि वो किस में आ जाए? सामान्य में। तो क्या कहलाएगा? ये समाजवाद कहलाता है। तो इंदिरा जी का उद्देश्य था कि जितने भी लोग पिछड़े हैं, गरीब हैं, है ना, मुख्य धारा से अलग हैं, इनको हम कहाँ लाएं? मुख्य धारा में लाएं, ताकि एक जनमानस की स्थिति कैसी हो? सामान्य हो। जनता ने पता नहीं क्या सोच लिया, इंदिरा गांधी जी कोई छड़ी घुमाएगी जादू की और हमारा काम अच्छा हो जाएगा, लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा जी के इस गरीबी हटाओ के नारे का इतना प्रभाव जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। चुनाव में तो हुआ, इंदिरा जी जीत कर आई, सरकार में शामिल हुई, लेकिन अब उम्मीदें बढ़ गई जनता की, इंदिरा जी की तरफ दुनिया देखने लग गई, भारत देखने लग गया कि वो जो नारा दिया था, वो जो सपने दिखाए थे, वो कब पूरे होंगे। इसीलिए हालात बिगड़ते ही चले गए। तो बात समझ में आई क्या? पहला बिंदु किसके समझ में नहीं आया? गरीबी हटाओ का जो नारा दिया वो भारी पड़ गया। किसको? इंदिरा गांधी जी को। क्यों भारी पड़ गया? क्योंकि गरीबी नहीं हटी। हाँ, एक ही कारण से हट सकती है, जब आप मेरे को लीडरशिप में लाओ, मैं तो हटा सकता हूँ, है कि नहीं है? क्या करना है? उत्पादन बढ़ाना है। क्या देने हैं? रोजगार देने हैं। क्या देनी है? शिक्षा देनी है। पैसा नहीं देना, गरीबी अपने आप मिट जाएगी। समझ में आ रही बातचीत? रोजगार देने हैं, उत्पादन का आधार बढ़ाना है, शिक्षा को बढ़ाना है,
इंडस्ट्री छोटी लगानी है, ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री हमेशा रोजगार संपन्न नहीं बनाती, पिछड़ापन भी लाती है, क्योंकि वहां सब कंप्यूटर होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। छोटे उद्योग मीडियम साइज के वो ज्यादा गरीबी को मिटाते हैं। आप में से भी कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो याद रखना, है ना। दूसरा देखो, बेरोजगारी में बढ़ोतरी। अब आप देखो इंदिरा गांधी ने एक वादा और किया था, क्या? गरीबी के साथ साथ रोजगार भी बढ़ाएंगे, याद आ रहा है क्या? रोजगार भी बढ़ाएंगे, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य ये बातें भी कही थी, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी कम होने की बजाय बढ़ी। अब कोई भी प्रधानमंत्री करे भी तो क्या करे। इंदिरा गांधी जी ऐसे टाइम प्रधानमंत्री बनी जिस समय वैसे ही हम भूखे थे, लेकिन ये अकाल पहले से था, 3 युद्ध पहले लड़ लिए थे, 62 65 71, है ना। और 71 का तो बाद में आया ना, 71 का तो बाद में आया चुनाव के बाद, लेकिन वो भी मान ही लो उसी टाइम था, है ना, जब मौका काम करने का था तो सामने गिफ्ट में वो आ गया युद्ध। तो ऐसे हालात में कोई प्रधानमंत्री करे तो क्या करे। अब दोनों ऑप्शन, लास्ट लाइन क्या है? युद्ध में भारी खर्च, युद्धों पर भारी खर्च, है ना, या युद्ध में भारी खर्च। देखो अब प्रधानमंत्री जी बेचारे करे तो क्या करे, ऑप्शन नहीं बचता। देखो प्रायोरिटी का सिद्धांत आता है, यहाँ आता है वरीयता का सिद्धांत, है ना। अब ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, वरीयता का सिद्धांत, ये अभी समझ लेना भाई, आगे काम आएगा, है ना। देखो क्या होता है, पहले अपने को खाना खाना है और फिल्म देखने जाना है, पैसे एक के ही हैं, बताओ खाना खाओगे फिल्म देखने जाओगे? खाना खाएंगे। बस समझ में आ रहा है सर, खाना, है ना। पहले स्कूल की फीस जमा करानी है और खेल स्टेडियम में देखने जाना है, तो पहले क्या करोगे? स्कूल की बढ़िया बात। स्कूल की फीस। ये सिद्धांत तो आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। तो अब इंदिरा गांधी जी के पास इस वरीयता के सिद्धांत में 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन तो देश की सुरक्षा की जाए और दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी बेरोजगारी में पैसा खर्च किया जाए। तो पहले सुरक्षा करोगे कि बेरोजगारी मिटाओगे? सुरक्षा, है कि नहीं? अरे देश रहेगा तो बेरोजगारी मिटेगी ना। तो वर्चस्व का सवाल आ गया, बड़े बड़े हथियार युद्ध, तो इंदिरा जी के एक तरफ हुआ एक तरफ खाई, ऐसे में बेरोजगारी कहां से मिटती, है ना। तो इंदिरा जी भी इस समय मजबूर थी, अगर हम भी होते तो इतना नहीं कर पाते जितना इंदिरा गांधी ने किया, है ना। उस समय तो बहुत अच्छा डिसीजन उनका था, लेकिन जो वादे पहले कर दिए थे वो भारी पड़ रहे थे। हमारे जनता को थोड़ी पता होता है कि क्या किया क्या नहीं किया, उनको तो ये पता है कि मुझे नौकरी मिली नहीं मिली, चाहे राम मंदिर बन जाए, चाहे जम्मू कश्मीर हट जाए, कुछ भी हुआ हो, मोदी जी ने हमारे लिए क्या किया वो इंपॉर्टेंट है। इंदिरा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, चाहे युद्ध जीत लिया हो, चाहे कितने ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हो, लेकिन सवाल ये था कि बेरोजगारी मिटी या नहीं। तो मामला वहीं जाके अटक गया और बेरोजगारी मिटी नहीं, तो भी मामला किसकी तरफ बढ़ गया? आपातकाल की तरफ बढ़े गया। 2 बिंदुओं में किसके प्रॉब्लम आई बताओ? पहले 2 बिंदुओं में किसी को दिक्कत आई क्या? अब तीसरा देखो, देखो हमारे यहाँ आपातकाल 3 प्रकार के हैं, अब ये भी ध्यान रखना, आगे आए भी गा, अभी देख लो, है ना। भाग 18 किससे संबंधित है? भाग 18 बताओ भाई। अदिति, अरे ये सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सवालों का जवाब देते नहीं है। आपातकाल तनीषा बोल रही है, सर मैंने भी बताया है। बढ़िया बात है ना। आपातकाल से संबंधित है ना। अब याद रखना, इससे संबंधित है आपातकाल से। और इसमें मोस्टली कितने प्रकार हैं? 3, 52, 56 और 60। ये तो कौन सा है? राष्ट्रपति, ये तो है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा है? राष्ट्रीय। ये कौन सा है? राष्ट्रपति। और ये कौन सा है? वित्त। थोड़ा सा याद रखना, बहुत अच्छे से आपको पहले से याद है, ये याद नहीं था तो ये ध्यान रखना कि भाग 18 किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। तीनों आपको बहुत पहले से ही याद है, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो वित्त आपातकाल आज तक कभी नहीं लगा है, आज तक नहीं लगा है, लेकिन अगर लगे तो इसमें क्या होता है? सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक लिया जाता है।
है ना, मोटा मोटा अपने को एक ही बात याद रखनी है कि यदि वित्त आपातकाल लगा तो किसका पेमेंट रुक जाएगा, सरकारी कर्मचारियों का पेमेंट रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर वित्त आपातकाल नहीं लगा है, ये ध्यान रखना, आज तक लगा ही नहीं तो फिर उस समय भी कैसे लगेगा। यहाँ पर क्या हुआ, जब इंदिरा जी को लगा कि मामला गड़बड़ है, देश के पास पैसा नहीं है, पैसा आए कहां से, है ना, ज्यादा पैसा तो छाप नहीं सकते, हम सब समझते हैं कि अगर ज्यादा पैसा छापेंगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। यहाँ पर हुआ क्या, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में लगातार कटौती करना शुरू कर दिया। कोरोना काल में क्या पैसे नहीं काटे थे क्या सरकार ने, कोरोना काल काटे थे ना, काटे थे। यस सर। ठीक मामला ऐसा ही यहाँ भी हुआ, लेकिन ये पेमेंट थोड़ा सा ज्यादा काट लिया, है ना। तो जैसे ही ज्यादा काटा तो कर्मचारियों में क्या आ गया, आक्रोश आ गया, गुस्सा आ गया कि भाई हमारा पैसा क्यों काटा जा रहा है, फलाना ढिमका। आप जानते ही उस प्रकार के होते हैं, मैं भी कर्मचारी अगर गवर्नमेंट हूँ होता तो मैं भी आरोप लगाता कि भाई क्यों काट दिया पैसा, है ना। तो ये मामला भी किसकी तरफ बढ़ गया, आपातकाल की तरफ बढ़े गया। अब याद आ रहा है क्या 71 का युद्ध बांग्लादेश से, यस सर। आ रहा है याद, अरे 71 वाला बांग्लादेश संग्राम याद आ रहा है क्या, यस सर। इसमें कौन आया था इधर से, नहीं आया था क्या, अरे भारत पर हमला लगातार पाकिस्तान के साथ कितने लोगों ने सहयोग किया था, दो, और एक तो कौन था, 3 और अमेरिका। चीन व अमेरिका। बताओ यहाँ पर जहाज भेजे थे कि नहीं भेजे थे, यस सर। तो जो जहाज भेज रहा है वो सहायता देगा क्या, समझ रहे हो, नहीं। जो व्यक्ति हमारे खिलाफ सेना भेज रहा है वो हमें सहायता देगा नहीं। तो युद्ध के तुरंत बाद अमेरिका ने क्या कर दी, सहायता बंद कर दी, तो बचा कुचा बर्बादी और हो गई। ये लो, अमेरिका ने क्या कर दी, सहायता बंद, तो हालात हो गए और ज्यादा खराब और आपातकाल की तरफ जाना पड़ा, ये भी आर्थिक कारण बना। बताओ समझ में आ रहा है क्या, यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ये भी क्या बना, आर्थिक कारण बना। अब एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पर एक साइड स्टोरी बता दूं क्या, यहाँ पर कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, नो सर। ये इससे जुड़ी हुई नहीं है, आगे आएगी है ना, या पीछे उस बुक में है सेकंड वाली में, बस थोड़ा सा याद रखना, ये इसका कोई लिंक नहीं है, बस लिंक इससे है कि अमेरिका की सहायता से है, बस इसीलिए हम इसको यहाँ दो जगह पढ़ रहे हैं। देखो हुआ क्या, भारत ने परमाणु बम कब फोड़ा, फोड़ा था कि नहीं फोड़ा था, अरे 2 बार फोड़ा, एक तो फोड़ा 74 में इंदिरा जी के टाइम, और एक कब फोड़ा 98 में अटल जी के टाइम, फोड़ दिया 8 में। उस समय भी भारत को अमेरिका की सहायता बंद हो गई थी, सहायता क्या हो गई थी, बंद। देखो यहाँ बंद हुई है ना, फिर 78 में वापस चालू हो गई, यहाँ क्या कर दी, बंद, कब की, 71 में झगड़े के कारण, फिर 78 में राजीव गांधी जी गए, अटल जी गए, मामला वापस पटने लगा और दोनों में दोस्ती हो गई। फिर मामला कब अटका, 98 में, है ना। अब ये थोड़ा सा याद रखना इधर, 98 में फिर पंगा, क्योंकि भारत ने बम फोड़ दिया, और बम फोड़ने की मराई थी, आप जानते हो सीटीबीटी पहले ही हो चुकी थी। कब हुई सीटीबीटी, भाई ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ, मैंने डिटेल से बताया था। 1996 में। 1996 में 6। बहुत बढ़िया बात है ना, ऐसे आनंद आता है क्लास में। देखो 96 में, और हमने साइन नहीं किए थे, अमेरिका इससे भी चिढ़ा हुआ था कि भाई तुम साइन क्यों नहीं कर रहे, हमने कहा हम नहीं करेंगे, ये दोहरा भाव की संधि है। अब यहाँ पर 98 में अमेरिका ने सहायता बंद क्यों की, ये देखो, हमने बम फोड़ा, परमाणु बम, तो अमेरिका ने हम पर क्या लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए, कौन से, आर्थिक, और इन्होंने खुद तो लगाए लगाए प्लस अपने सहयोगी, कौन से सहयोगी थे अमेरिका के, नाटो वाले, याद आ रहा है कुछ, कब बना था नाटो, 1900
1949 को। 49 में। बेटा रिवीजन तो जब भी मैं कोई शायरी स्टोरी सुनाऊंगा ना तो वो रिवीजन वाली ही होती है ना। उससे ये भी पता लग जाता है कि बच्चे कितने पानी में है, कितने पढ़ रहे हैं, है ना। देखो परमाणु बम कब फोड़ा भारत ने? 98 में। और जैसे ही परमाणु बम फोड़ा तो अमेरिका तो पहले ही अपने से पंगा ले चुका था, तो अमेरिका तो वैसे ही नाराज था, तो इसने हमारे ऊपर क्या लगा दिए? आर्थिक प्रतिबंध। खुद तो लगाए जो लगाए, पड़ोसियों से भी लगवा दिए, क्योंकि अमेरिका किसका सदस्य था? नाटो का। नाटो में हम जानते कितने थे? 12 लोग थे, 12 थे ना। और उन्होंने भी प्रतिबंध लगा दिया। अब भारत के लिए इधर कुआर इधर खाई, अब क्या करे? खाए तो खाए कहां से? पैसा तो अमेरिका से आता था, वो हो गया बंद। इधर से अटल जी के पास पंगा हो गया। कौन थे प्रधानमंत्री? अटल जी थे ना। अब अटल जी के सामने कांग्रेस ने सवाल खड़ा कर दिया कि आपने देश को बर्बाद कर दिया, चाय का बम फोड़ा, आपको देश को रोड पे ले आए, अमेरिका की सहायता नहीं मिली तो देश बर्बाद हो जाएगा। अटल जी ने कहा मैं हूं ना। कहा गए? विश्व बैंक। कहा गए? ये विश्व बैंक गए। कौन गए? अटल जी। अब 2 तरीके के लोन देता है विश्व बैंक, एक तो शॉर्ट टर्म देता है, एक लॉन्ग टर्म देता है। अर्थशास्त्री तो सब पढ़ चुके होंगे, आना आ गया होगा, नहीं आया तो फर्स्ट ईयर में आ जाएगा। विश्व बैंक ने क्या कहा कि भाई हम आपको लोन तो दे देंगे, लेकिन क्या लाओ? गारंटी लाओ। समझते का गारंटी वारंटी? कि भाई तुम्हारी कोई जाम नहीं देने वाला होना चाहिए, देसी भाषा में जाम नहीं समझते है ना, वो देने वाला चाहिए। अटल जी ने किसकी तरफ देखा? सोवियत संघ की तरफ, बोले तो रूस की तरफ। रूस तो पहले से तैयार था। रूस ने कहा ले लो भाई, कहां दिक्कत आ रही है, मैं गारंटी देता हूं, भारत चुका देगा। और कितने दिन के लिए पेमेंट लिया? 100 डेज के लिए, है ना, शॉर्ट टर्म वाला लोन लिया। साहिल क्या प्रॉब्लम है? साहिल माइक ऑन करना। साहिल आवाज आ रही है? इस बच्चे से तो मैं बाद में बात करूंगा, है ना, अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद। मैंने आपसे कहा आप चैट बॉक्स केवल और केवल क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया करो, केवल क्वेश्चन पूछने के लिए। और जो भी आप टाइप करोगे वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है इसके अंदर, है ना, ये ध्यान रखना। फालतू की चैट करने से मतलब क्या है? वो उसको समझा रहा है कैसे करना है, कैसे करना है, ज्ञानी नहीं बनना, वो तो मैं हूं ही यहाँ, ना। ये बात समझ में आ रही है क्या बेटा? इसको आगे बढ़ाएं। Yes, देखो yes sir. अटल जी ने कितने दिन का लोन लिया? 100 दिन का, 90 दिन में लौटा दिया, 90 दिन में लौटा दिया हमने। तो विश्व बैंक तो बावड़ा हो गया। इसने कहा इतना बढ़िया देश मैंने दुनिया में नहीं देखा। आप देखो ये जितने बड़े बड़े देश है ना, सब कर्जदार हैं किसके? विश्व बैंक, IMF के। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, चाइना, दुनिया भर का लोन ले रखा है इन्होंने, है ना। भारत ने भी लोन ले रखा है। तो ये इतना खुश हुआ विश्व बैंक, इन्होंने कहा आज तक ही कोई नहीं चुकाया टाइम पे, आप लोगों ने चुकाया, भारत के सारे पैसे निकालकर इनको कर्जा दे दिया। तो विश्व बैंक ने ऐसे रास्ते खोले हमारे लिए कि भाई जितना चाहिए पैसा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। उसी बाद आपने देखा होगा हाईवेज का जाल बिछा, भयंकर हाईवे अटल जी ने बनवाए पूरे देश में। इससे बताओ लोहे का उत्पादन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे हाईवे बनाओगे तो स्टील चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? सीमेंट चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? मजदूर चाहिएंगे कि नहीं चाहिएंगे? तो अर्थव्यवस्था चली या बंद हुई? चली। और बेरोजगारी में कमी आई, रोजगार बढ़े, विकास हुआ, आवागमन बढ़ा, और हम 4 चांद लगाने में कामयाब हो गए किसके? अर्थव्यवस्था में। कहानी समझ में आई क्या? इसमें कोई दिक्कत आई? क्लियर है? अब एक बात और ध्यान रखना, है ना, एक शब्द याद यहाँ पर रखना, मैंने पहले भी बताया था, ब्रिटेन वुड की जुड़वा संतानें,
ब्रिटेन भी कह सकते हैं, एक ही बात है ना। ब्रिटेन वुड की जुड़वा संतानें कौन है भाई? ब्रिटेन वुड समझौते की जुड़वा संतानें बताया था मैंने पहले ही, एक तो विश्व बैंक और एक IMF। अब फ्री वाली जगह पे लिख लो इसको, है ना। सवाल आ जाए ब्रिटेन वुड, मैं बोल रहा हूं ब्रिटेन वुड समझौते की जुड़वा संतानें कौन सी हैं, है ना। ब्रिटेन वुड समझौते की जुड़वा संतानें किसे कहा जाता है? तो पहली तो कौन सी आएगी? IMF, और दूसरी कौन सी आएगी? विश्व बैंक आएगी। अब ये याद रखना है सबको, ठीक है ना। इसको सवाल को याद रखना है, काम का सवाल है। इसको मिटा दें। तो अमेरिका का हाँ बेटा सवाल बोलू क्या? ब्रिटेन वुड, ये देखो दोबारा लिख देता हूं मैं इसको हटा के यहां से। ब्रिटेन छोरा सो शरीफ ना तू सोचे बदतमीज, छोरा सो शरीफ ना तू सोचे बदतमीज करिए। कोई कुछ सवाल पूछ रहा है क्या? ब्रिटेन वुड समझौते की जुड़वा संतानें, ठीक है, कौन कौन सी हैं? IMF और विश्व बैंक। अब अमेरिका की सहायता के दो ही मामले अपनी किताब में थे, दोनों हमने पढ़ लिए, इसीलिए मैंने ये बताया थोड़ा साइड में इसको लिख लेना। आप देखो तीसरा, देखो भाई तेल और खाद्यान्न, कौन कौन से? तेल और खाद्यान्न। नजर आ रहा है क्या बेटा? बोर्ड दिख रहा है आपको? यस सर। यहाँ पावर ऑफ हो गया इसलिए मुझे लगा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये तेल कौन से हैं? दोनों ही, ये खाने वाला तेल भी है और खनिज तेल भी है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि जब जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो किराया बढ़ेगा, जब जब डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो किराया बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा तो लागत मूल्य बढ़ेगा। अरे चीजें तो दूसरी जगह से आती है ना, तो वहां से उसमें जो लागत मूल्य है उसमें क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे अहमदाबाद से कोई चीज मंगवा रहे हैं और डीजल में 10 रुपए और बढ़ गए, तो वो 10 रुपए अपनी जेब पे आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इससे भी क्या बढ़ेगी? आर्थिक मंदी बढ़ेगी, और ये भी आपातकाल की तरफ जा रहा था मामला। बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें? यहां तक की बिंदुओं में क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है बेटा? अब इसमें एक चीज और देखो, यहां पर एक सवाल अपने आता है कि यदि तेल, कौन सा तेल? खनिज तेल, कौन सा तेल? खनिज तेल की मांग बढ़ेगी, है ना। लिख लो सवाल, लिख लो फ्री वाली जगह पे। यदि विश्व में खनिज तेल की, यदि विश्व में खनिज तेल की मांग बढ़ेगी, यदि विश्व में खनिज तेल की मांग बढ़ेगी, आंसर लिखो, तो केवल इराक ही, है ना। इराक का नाम सुना? मैं लिख रहा हूं, देखो अभी देख लेना आप, है ना। तो केवल इराक ही इसकी पूर्ति कर पाएगा, ठीक है। यदि विश्व में खनिज तेल की क्या बढ़ जाती है? मांग बढ़ जाती है, डिमांड्स बढ़ जाती है, तो विश्व में कौन पूरी कर पाएगा भाई? इराक ही पूरी कर पाएगा। सवाल याद रखने लायक है। और देखो इसमें दूसरी चीज, एक तो भारत का जो तेल वाला सिस्टम है ना, भारत जो खनिज तेल मंगवाता है, भारत जो खनिज तेल मंगवाता है, वो एक तो कहां से आता है? खाड़ी देशों से। कहां से आता है? खाड़ी देशों से, ये भी याद रखना। दूसरा मध्य पूर्व के देशों से, दूसरा कहां से आता है? मध्य पूर्व के देशों से। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप जानते हो, अरब, इराक, है ना, ईरान वगैरह ये सब खाड़ी देश हैं।
पहले वाले में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सब समझते हैं हम लोग। बताओ क्या दिक्कत आई पहले वाले में? सब देश जानते हैं हम लोग, इराक है, सऊदी अरब है, ईरान है, ये सब कैसे देश हैं? खाड़ी देश है, और इनमें सब में पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। ये वाले बताओ भाई कौन से हैं? ये मध्य पूर्व वाले देश कौन से हैं? ज्योग्राफी पढ़ी है आपने, बताओ, आ रहा है समझ में कुछ? नहीं। देखो अब याद रखना, इनको भूल मत जाना। एक सवाल और आएगा इसी से जुड़ा हुआ। सवाल क्या आएगा? मध्य पूर्व के राष्ट्रों ने किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया, तब ये काम आएगा। इसीलिए इसको अभी से देख लेना, जब हम वो वाली बुक पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब दोबारा आएगा, है ना। देखो ये पूर्व शब्द याद आ रहा है क्या आपको कहीं? शीत युद्ध में यूरोप कितने भागों में बटा था? तो एक कौन सा? पूरब और एक पश्चिम। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। देखो शीत युद्ध में कितने भागों में बटा? एक तो पश्चिम वाला, तो ये इधर वाला, और पूरब वाला इधर वाला, ठीक है। तो जो रसिया से, देखो रसिया से, रूस से जो बाकी अलग देश हुए थे ना, वो सारे वो सब मध्य पूर्व के ही हैं। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पता नहीं कौन कौन से स्थान, वो सब देश क्या है? मध्य पूर्व के हैं। और इनमें भी क्या पाया जाता है? खनिज तेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खनिज तेल पाया जाता है। तो भारत अपनी पूर्ति यहां से भी करता है। बताओ बेटा क्या समझ में नहीं आया? बैठा मामला। तो भारत के तेल के सोर्स, जो जहां से आ रहा है तेल, एक तो कौन सा रह गया? खनिज तेल वाला खाड़ी देश रह गए, और दूसरे कौन से रह गए? मध्य पूर्व के। बताओ कहां दिक्कत आई? तो मध्य पूर्व के देश कौन से हैं? सोवियत संघ के देश हैं, जो रसिया के अलावा बाकी बचे हैं। वे सब क्या हैं? मध्य पूर्व के देश हैं, पूर्वी यूरोप वाले। कौन से हैं? पूर्वी यूरोप वाले। जिसमें रसिया अलग हो गया, बाकी बचे हैं वो क्या हैं? मध्य पूर्व के देश ही हैं। बताओ क्या समझ में नहीं आया? आ गया? अब यहाँ एक सवाल और देख लो। सवाल क्या आएगा? मध्य पूर्व के राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था सोवियत संघ से अलग होने के बाद कैसे आगे बढ़ाई? सवाल समझ में आ रहा है? मध्य पूर्व के राष्ट्रों ने सवाल क्या है? मध्य पूर्व के राष्ट्रों ने सोवियत संघ से अलग होने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ाई, या कैसे आगे, या उसका कैसे विकास किया? क्या आंसर आएगा भाई? क्या आएगा बेटा? खनिज तेल। क्या है? खनिज तेल और संसाधन। अब ये याद रखना, दोनों को बेचकर। आया बेटा समझ में? अरे ये समझ में आया या नहीं? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। तो अब इसको ध्यान में रखना, ये वाली बात भी है ना। तीसरा देखो क्या है? अकाल और पैदावार में कमी। अब आपको जोनिंग याद है क्या? जोनिंग, यस सर। ये तो पक्का याद होगा, है ना। हाँ ये बहुत बार आपने पूछा था जोनिंग वाला। कहाँ था भाई ये? बिहार में। कहाँ था? बिहार में। तो आप जानते ही हो, अगर हम ऐसी स्थिति रखेंगे, उसी टाइम का मामला ही है, तो क्या पड़ेगा? अकाल तो पड़ना ही पड़ना है, पैदावार की मारामारी होनी होनी है। तो ये भी किधर ले जाएगा मामले को? आपातकाल की तरफ ले जाएगा। फिर देखो, अगर भारत का नक्शा हम देखें, ठीक है, ये अगर हम भारत का नक्शा देख लेते हैं, ठीक है, तो देखो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला इलाका, या यूं कहें तो यहां तक मान लो ये बांग्लादेश पड़ता है, यहां तो असम त्रिपुरा पड़ता है, यहां पड़ता है बंगाल वाले क्षेत्र, है ना। असम, त्रिपुरा, बंगाल, और ये क्षेत्र आज भी पिछड़ा ही है। बताओ है कि नहीं? आज भी इतना संपन्न क्षेत्र नहीं है, जो उस जमाने में तो सवाल ही नहीं उठता संपन्न हो।
समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? जो बांग्लादेश के टच में जो इलाके थे वो पहले से ही पिछड़े हुए थे, क्योंकि आप जानते हो यहाँ एक बाढ़ का क्षेत्र है, उपजाऊपन इतना ज्यादा है, तब भी खेती नहीं कर पाते, क्योंकि अकाल जैसी समस्याएं होती है, बाढ़ जैसी समस्याएं होती है, ज्यादा पानी आता है, और फिर यहाँ जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर विषमकारी परिस्थितियां हैं, इस वजह से संपन्नता नहीं आती। कुछ इलाके तो बहुत संपन्न है, जैसे कोलकाता है, बहुत संपन्न है, लेकिन झुग्गी बस्तियां भी वहां की फेमस है, तो वो एवरेज अगर निकल कर आता है तो बराबर हो जाता है मामला। तो इन क्षेत्रों में पहले से दिक्कत थी, ऊपर से आ गए शरणार्थी, ये लोग गिफ्ट आ गए सारे के सारे, तो इनके हालात अच्छे होंगे या बिगड़ेंगे? इनके हालात क्या होंगे? और ज्यादा बिगड़ेंगे। इन हालातों के बिगड़ने के कारण क्या था? शरणार्थियों की समस्या थी। तो यहाँ क्या हुआ, हमारे जो स्थानीय लोग थे, कौन से? पूर्वी भाग वाले, हमारे कौन से स्थानीय? ये वाले लोग, ये तो हो गए अल्पसंख्यक। ये तो क्या हो गए? अल्पसंख्यक। मजे की बात देखो, जो शरणार्थी थे ना ये बहुसंख्यक हो गए, ये लोग, उल्टा सिस्टम हो गया। बात समझ में आई क्या बेटा? देखो ये वाला क्षेत्र पहले से ही हमारा पिछड़ा हुआ था, अब इतने ज्यादा शरणार्थी लाखों की समस्या में लाखों की संख्या में आ गए कि जो हमारे लोकल लोग थे वो तो क्या हो गए? अल्पसंख्यक, संख्या में कम, और जो शरणार्थी थे वो क्या हो गए? बहुसंख्यक, संख्या में ज्यादा हो गए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हालात कितने बिगड़े होंगे। अब उससे भी ज्यादा देखो आप क्या है, इन्होंने स्थानीय संसाधनों पर कब्जा कर लिया। जो लोकल कम लोग थे, हमारे स्थानीय लोग थे, उनको वहां से भगाना शुरू कर दिया, वोटिंग कार्ड बना लिए, राशन कार्ड बना लिए, कुल मिला के मालिक बनकर बैठ गए। तो ये समस्या भी किसकी तरफ चली गई? आपातकाल की तरफ चलने लग गई। वहां के लोकल संसाधनों पर इतना बोझ पड़ा कि हालात डामाडोल होते चले गए। आप जानते हो युद्ध में कभी शांति तो होती ही नहीं है, युद्ध में तो अराजकता और बर्बादी ही लेकर आता है। तो हमने कौन सा युद्ध लड़ा था? 62 का लड़ा था जस्टी, 65 का लड़ा था, और 71 का लड़ लिया। तो इनमें अर्थव्यवस्था के 12 बजने ही बजने थे, तो हमारी हालात क्या हो गए? खराब हो गए। इसी वजह से हम विकास नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? विकास। और आप जानते हो जनता एकमात्र फैसला सुनना चाहती है, जनता एकमात्र बात सुनना चाहती है कि विकास हुआ या नहीं। भाई आप लोग मुझे बताना कि बीच में माइक ऑन कौन करता है ना? वैसे तो मैंने देख लूंगा मैं रिकॉर्डिंग में आज किस किसने किया था, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिस्कशन चल रहा है इनके बीच में। ये बात समझ में आई कि युद्ध कौन कौन से थे हमारे पास? 62 का था, 65 का था, और 71 का था। इन युद्धों में हालात क्या हो गए? खराब हो गए। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा क्या हो गई? खराब। इस आर्थिक स्थिति के कारण हम विकास नहीं कर पाए, और सवाल सबसे बड़ा हमारे पास उठने लग गया कि हम क्या विकास कर पाएंगे, जनता की इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे, जो वादे किए थे वो पूरे कर पाएंगे या नहीं। फिर देखो रुपए का मूल्यन और उत्पादन नहीं बढ़ा, इसके कारण भी हमारी स्थिति ज्यादा खराब होती चली गई। क्लास का टाइम हो गया, बस कुछ ही सेकंड बचे हैं, कोई सवाल पूछना हो तो बताओ।